हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। आज का टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस बीएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है एंड यूनिट है 1। ठीक है। ये टॉपिक है अंडर लर्निंग रिसोर्सेज में, और लर्निंग रिसोर्सेज के मीनिंग, टाइप्स और फंक्शंस पर ऑलरेडी इस चैनल पर डिटेल वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। और उस ही टॉपिक से आगे वाला ये टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे preparations and utilization of learning resources in life sciences, models, blackboards, charts, television, computer and use of smart classroom। ये जो टॉपिक है लर्निंग रिसोर्सेज, ये लाइफ साइंस में ही नहीं, अदर साइंसेस में या फिर अदर सब्जेक्ट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स हैं तो। ठीक है। लर्निंग रिसोर्सेज अदर सब्जेक्ट्स में भी होते हैं, जैसे सोशल साइंसेज हैं, मैथमेटिक्स है, आपका फिजिकल साइंस है, तो आप उसमें भी ये जो कंटेंट है वो इसका लिख सकते हैं। ओके। तो पहले बात करेंगे लर्निंग रिसोर्सेज क्या है। डिटेल में हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर लर्निंग रिसोर्सेज। Okay, so learning resources are those devices and procedures that help to make teaching and learning more interesting, more reinforcing and more effective. तो learning resources वैसी डिवाइसेस होती हैं, वैसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, और ज़्यादा रीइंफोर्सिंग बनेगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा नॉर्मल जो हमारी टीचिंग होगी उससे। क्योंकि जैसे हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट से सीखते हैं। ठीक है। और हमें भी सिखाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसीलिए लर्निंग रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो लर्निंग रिसोर्स है वो है मॉडल्स। तो मॉडल्स आपने खुद भी बनाए होंगे जब आप पढ़ते थे स्कूल में, और अब भी आप मॉडल्स बना रहे होंगे जब आप टीचिंग प्रैक्टिसेस में जाते हैं बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। तो मॉडल से समझना जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और मॉडल्स क्या हैं? ये एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्ट्रक्चर की। सपोज़ जैसे हम सेल है, सेल का डायग्राम बनाते हैं, प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, उसको हम मॉडल्स के थ्रू थ्री डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो वो एक मॉडल हुआ। और मॉडल्स हेल्प करते हैं बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक आइडियाज़ को समझने में, वो आइडियाज़ जिनको आप देख नहीं पाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं, और मॉडल्स की हेल्प से वो समझाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसीलिए जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मॉडल्स हेल्प करते हैं। ना किस तरह के मटेरियल्स हैं जिनसे हम मॉडल्स बना सकते हैं? तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्ले है, क्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्लास्टिक का या फिर जो वेस्ट प्लास्टिक है, प्लास्टिक बोटल्स हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कार्डबोर्ड को यूज़ करते हम। पहले यूज़ किया जाता था थर्मोकोल का, बट अब थर्मोकोल के यूज़ को बहुत कम कर दिया क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। तो कार्डबोर्ड का मेनली यूज़ किया जाता है मॉडल्स के बेस को बनाने के लिए। मेटल्स का यूज़ किया जाता है, प्लाईवुड का यूज़ किया जाता है। और जो भी मटेरियल है वो उस बेसिस पर यूज़ होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, हम किस तरह का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, या फिर हमारा जो टॉपिक है वो किस तरह का है। साथ में इस पर भी बेस होता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं हमारे पास एक मॉडल को बनाने में। क्योंकि जो मेटल्स हैं उससे बना हुआ मॉडल तो महंगा होगा। ठीक है। और पेपर और कार्डबोर्ड से जो मॉडल बनेगा उसका खर्चा उतना नहीं आएगा। तो ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एक मॉडल को बनाने में। ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ये जो मॉडल है किसी बच्चे ने बनाया है, क्ले से बना हुआ मॉडल है, प्लांट सेल का मॉडल है। ठीक है। तो क्ले का यूज़ भी किया जा सकता है मॉडल को बनाने के लिए। कार्डबोर्ड मॉडल है, जैसे ये मॉडल है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। साथ में बेस्ड जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनका भी यूज़ किया गया है इसमें। तो इस तरह से अलग अलग मॉडल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। ना यूजेस क्या क्या हैं मॉडल्स के इन क्लासरूम टीचिंग। फर्स्ट पॉइंट इज मॉडल्स प्रोवाइड एन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट इन क्लासरूम।
अब मॉडल्स जो है वो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कैसे, जैसे टीचर है वो कुछ बच्चों को समझाएगा, बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो एक इंटरेक्टिव माहौल बनेगा क्लासरूम में, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच। इट एनहांसेस स्टूडेंट्स थिंकिंग एबिलिटीज़। अब आपने बच्चे के सामने कोई मॉडल रख दिया, अब बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इससे डेवलप होगी, बच्चा सोचेगा कि हाँ ये मॉडल किस तरह से बना है, फिर ये काम किस तरह से कर रहा है, जैसे कोई वर्किंग मॉडल है, तो इससे बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें भी एनहांस होती है, थिंकिंग एबिलिटी भी, ठीक है। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न स्किल्स लाइक ग्राफिंग, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की जो स्किल है वो भी बढ़ी, क्योंकि बच्चा देख रहा है, क्योंकि जो मॉडल है वो एक तरह की कौन सी एड है, विजुअल एड है, ठीक है, देखकर आप समझ सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड साइंटिफिक प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म इन नेचुरल फिनोमेना। जो साइंटिफिक प्रोसेस है बच्चा उनको समझ सकता है, ठीक है, कोई प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ है, जैसे अभी पीछे हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको बच्चा समझ सकता है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। या फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन, तो हम मॉडल के ज़रिए बता सकते हैं, वर्किंग मॉडल के ज़रिए, कि जो टाइप हैं मोशन के वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टीचिंग एड आती है हमारी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज़ हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, टीचर यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड का, कुछ भी लिखने में उसको हम नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और अब हम एज अ टीचर भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने में, है ना। तो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक रीयूजेबल राइटिंग सरफेस है ऑन विच टेक्स्ट और ड्राइंग्स आर मेड। जैसे साइंसेज हैं तो हम जो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, कलरफुल चॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे जो डायग्राम्स हैं वो बच्चों को ईज़िली समझ आएँ, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो इसमें ज़्यादा बने लर्निंग में, ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड है उसको इन्वेंट किया था जेम्स पेलन ने। ब्लैक बोर्ड जो होता है उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएँ होंगी? तो पहला पॉइंट ये आता है कि ब्लैक बोर्ड जो है ना वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी कर्व्स नहीं होने चाहिए जिस पे लिखा ना जा सके। ब्लैक बोर्ड फ्लैट होगा तभी हम उस पर ईज़िली अच्छे से लिख पाएँगे। नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी एट द प्लेस वेयर इट कैन बी विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। ब्लैक बोर्ड ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर सभी बच्चे उसको देख पाएँ, चाहे जो आगे बैठे हैं वो भी, और चाहे जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो भी देख पाएँ कि टीचर उस पर क्या लिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। The blackboard should be wide enough to occupy enough content. Okay, the importance of blackboard as a teaching aid. Blackboard as a teaching aid इसकी क्या importance है? It makes teaching effective, जैसे कि हमें पता है टीचर यूज़ करता है blackboard को, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको, उसका नाम लिखने में, उसके बारे में लिखने में, डायग्राम्स को ड्रॉ करने में, बच्चों को फ्लो चार्ट्स के रूप में समझाने में, क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एंगेज रहते हैं। आप लिख रहे हैं तो बच्चों का पूरा ध्यान होता है कि टीचर क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोप विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़। अब क्लासरूम में सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी की जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो ब्लैक बोर्ड ऐसा मीडियम है जिससे हम सभी तरह की लर्निंग एबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनका हम ध्यान ब्लैक बोर्ड पर ला सकें और वो उसे सीख पाएँ। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड। जो ब्लैक बोर्ड है वो मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड है, उस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे खुद भी ब्लैक बोर्ड पर आकर लिख सकते हैं अगर हम उनसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं तो। सो इट इज़ मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड। नेक्स्ट वन, हाउ टू यूज़ ब्लैक बोर्ड। एज अ टीचर हमें ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी कुछ भी लिख दिया। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे हमने जो डेट है आज की वो लिखनी होती है, जो लर्निंग लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखने होते हैं, तो वहाँ से शुरू करता है टीचर। और जो काम है टीचर का वो सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कौन सा पॉइंट आपने पहले लिख दिया फिर कौन सा बाद में लिख दिया। और जो लिखने का स्टाइल है, फिर जो प्रोसेस है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पहले आपको जो ईज़ी चीज़ें हैं, ईज़ी आपके टॉपिक के बारे में पॉइंट्स हैं वो बताने हैं बच्चों को, वो लिखने हैं, उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स पर जाना है, ठीक है। एंड द लाइन शुड बी रिटन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि वो बड़ी ऊपर जाएँ, ना कि वो बड़ी नीचे जाएँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में टीचर को लिखना होता है। एंड डोंट ओवरक्राउड द ब्लैक बोर्ड।
आपको हर कुछ सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखना होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके ही आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। एंड टॉक आफ्टर राइटिंग, पहले आपको लिखना है और फिर आपको बोलना है। एंड ब्लैक बोर्ड के एक साइड खड़े रहना होता है ताकि जब आप लिख रहे हैं तो बच्चे उसको नोट डाउन भी कर सकें, ना कि आपको ब्लैक बोर्ड को पूरे को कवर करके खड़ा होना होता है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं ब्लैक बोर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट लर्निंग रिसोर्स पर जाते हैं जो कि हैं चार्ट्स। चार्ट्स का यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं टू प्रेजेंट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। जैसे ये सामने एक डायग्राम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जिसमें बताया है कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं। यूजुअली हम डायग्राम्स या फिर टेबल या फिर कोई भी ग्राफ है वो चार्ट पर बना सकते हैं इस तरह से। मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चार्ट, चार्ट बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है, जितना मॉडल में यूज़ होगा उससे कम ही लगेगा। एक थिक चार्ट पेपर तो मेनली लगेगा। अलग अलग तरह के कलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के आप मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं, रूलर लगेगा, स्टेंसिल्स लगेगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चार्ट बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का चार्ट बना रहे हैं, उस तरह के मटेरियल आपके चार्ट के लिए लगेंगे ना। यूज़ क्या क्या है चार्ट का? तो चार्ट भी एक विजुअल एड है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स क्लियर, कंसाइज एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। चार्ट्स पे आप सब कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वही आप चार्ट पर लिखेंगे, कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। एंड इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल कॉन्सेप्ट्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, अब जो चार्ट है, अगर आप कोई चार्ट लेके जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आज मैम क्या लेके आई है, कि आज हम इस चार्ट में क्या देखेंगे। तो पहली बात, कलरफुल चार्ट्स होते हैं तो बच्चों का ध्यान बिल्कुल उस पे जाता है, और जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो लंबे समय तक रहती है, बच्चा उस नॉलेज को लंबे टाइम तक रिटेन करके रखता है। नेक्स्ट एड आती है हमारी ऑडियो विजुअल एड। टेलीविज़न, हम सभी टेलीविज़न देखते हैं, और टेलीविज़न जो है ये टेलीकास्ट करता है प्रोग्राम्स। हम यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं प्रोग्राम कहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है ना। अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरिया से या फिर अब्रॉड से भी जो प्रोग्राम्स टेलीकास्ट होते हैं उनको हम अपने टेलीविज़न में देख सकते हैं। और टेलीविज़न में बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी आते हैं ताकि बच्चे उसमें से लर्न कर सकें। तो टेलीविज़न का यूज़ एक टीचिंग एड की तरह किस तरह से कर सकते हैं, फिर किस तरह से इसका यूज़ होता है। टेलीविज़न का यूज़ एज़ अ टीचिंग एड इस तरह से हो सकता है क्योंकि टेलीविज़न जो है वो ऑडियो विजुअल एड है। हम इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टीचर, जैसे कोई एजुकेशन प्रोग्राम है वो टीवी पर आता है, तो टीचर बच्चों को वो प्रोग्राम दिखा सकता है, फिर बाद में उसके बारे में समझा भी सकता है ना? क्योंकि बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो इससे एनहांस होता है, और बच्चों में इंटरेस्ट आता है उस टॉपिक पर जो वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है। एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस। नाउ द कंप्यूटर का यूज़ भी हम करते हैं एज अ लर्निंग रिसोर्सेज, और अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आई है। ठीक है, सो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। It has the ability to store, retrieve and process data. अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हैं जिसका क्लासरूम में यूज़ किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं या फिर टैबलेट कंप्यूटर्स हैं। अब कंप्यूटर का यूज़ क्या है? अभी जैसे स्मार्ट क्लासेस आई हैं तो कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो आईटी क्लासरूम्स हैं उसमें कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो चॉक बोर्ड है अब उसको बहुत हद तक रिप्लेस भी कर दिया गया है कंप्यूटर्स के द्वारा। टीचर्स चॉक बोर्ड पर ना लिख के डायरेक्ट कंप्यूटर्स से बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे अभी सामने आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो उस तरह से टीचर्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और फिर बच्चों को उसके ज़रिए समझाते हैं। और बहुत सारी सीडीज़ जो टेक्स्ट बुक्स के साथ मिलती हैं उनको भी हम कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं, उन प्रेजेंटेशंस को। एंड स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में काम कर सकते हैं अगर वो किसी लैब में हैं तो वहाँ पर। ठीक है, नाउ द स्मार्ट क्लासरूम।
आप सभी ने स्मार्ट क्लासरूम देखे हैं, आप सभी ने स्मार्ट क्लासरूम्स का यूज़ भी किया है। तो स्मार्ट क्लासरूम्स क्या हैं? एक टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड क्लासरूम्स हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं टीचिंग और लर्निंग की। हम अलग-अलग वे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अब स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, वहाँ पर बड़ी सारी स्क्रीन है जिसमें आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अलग-अलग आपके पास वेज़ होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए, आप वीडियोज़ वहाँ पर डायरेक्ट बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्मार्ट क्लासरूम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब किसी स्मार्ट क्लासरूम के करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? पहला कोलैबोरेटिव लर्निंग। स्मार्ट क्लासरूम में जो लर्निंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कोलैबोरेटिव लर्निंग। अकेला टीचर ही नहीं उसमें पार्टिसिपेट करे, बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करें और स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। जो क्लासेस होनी चाहिए वहाँ पे बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो पूरा लेसन है वो प्लान किया जाना चाहिए। एक इनोवेटिव वर्किंग सिस्टम है वहाँ पर, क्योंकि क्लासरूम जो स्मार्ट क्लासरूम है वहाँ पर एलसीडीज़ का यूज़ होता है, हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है ना? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स होनी चाहिए, जैसे बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों ने वहाँ पर क्या सीखा, उस बेसिस पर हम असेस करें बच्चों को। एक ऑडियो विजुअल क्लासरूम है जो स्मार्ट क्लासरूम होता है, वहाँ पर ऑडियो डिवाइसेस भी हैं और विजुअल डिवाइसेस भी होती हैं। एडवांटेजेस क्या-क्या हैं एक स्मार्ट क्लासरूम के एक स्कूल में? इट इम्प्रूव लर्निंग एफिशिएंसी एंड क्रिएट बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को। एंड इट हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर एंगेज्ड इन लर्निंग। बच्चे लर्निंग में और ज़्यादा एंगेज रहते हैं, वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ हो रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लंबे टाइम तक माइंड में स्टोर रहेगी। बच्चा कॉन्सेप्ट्स को ईजिली ग्रास्प कर पाएगा, समझ पाएगा और उसकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी। इट इज़ टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी। आप ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है इसमें, जैसे ब्लैक बोर्ड में आप लिखने में टाइम लगता है, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है तो टाइम सेव हो रहा है आपका भी और स्टूडेंट्स का भी। एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स भी इंटरैक्ट करते हैं बच्चों से और बच्चे भी इंटरैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम एक स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे लर्निंग रिसोर्सेज जिनके बारे में हमने बात की, और इसका जो प्रीवियस पार्ट है जिसमें हमने बात की है मीनिंग टाइप्स और फंक्शंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। और अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।